दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग चली। 57% मतदान हुआ है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आपके अलावा बीजेपी और कांग्रेस में भी जबरदस्त मुकाबला था। इसके अलावा 699 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है, जिनमें से 96 महिलाएं शामिल थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा में भी वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। यहां पर बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला रहा और दोनों दलों के लिए नाक का सवाल बना रहा। इसके लिए दोनों ही पक्षों ने जमकर इतना जोरदार प्रचार किया कि शायद ही वो कभी इस तरह से हुआ हो। बता दें कि मिल्कीपुर में 5 बजे तक 65% के आसपास मतदान हुआ। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच रहा, जिसमें बीजेपी के चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के बीच मुख्य मुकाबला है। तो कुल 699 उम्मीदवार थे जो वहां पर चुनावी किस्मत को आजमा रहे थे और फिलहाल जनता ने फैसला कर लिया और इन सभी की जो किस्मत है ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। और अब 8 तारीख को जब फैसला आएगा तो तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आएगी। फैसला अब किसके पक्ष में जाता है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये जनता ने कैद कर लिया। फिलहाल मुकाबला काफी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। दोनों दलों ने खूब जमकर प्रचार किया। दिल्ली की अगर बात करें तो ये जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। ये जो चुनाव है कालका जी में, ये एक चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई चल रही है। और अगर आप देखिए जिस तरह से लोगों का प्रेम सड़कों पे दिखा है, जो वोटर हैं, जो उनका रिस्पांस है, तो ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता प्यार करती है। उनका दिल से दिल के सामने रुककर लोग उस गाड़ी से उतर रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, वोट डाल रहे थे, सबके सामने था। और यहाँ पे आपने देखा 200 मीटर दूर कोई महिला ऑटो से भी आ रही है तो उसका भी ऑटो रोका गया, जैम लगवाए गए। आपके सामने कानून दिखाया जा रहा था। क्या कानून चिराग दिल्ली में अलग और ईस्टर्न कैलाश में अलग होगा? क्या डीसीपी को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या यहाँ के एसएचओ को सस्पेंड नहीं करा जाना चाहिए? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी बजा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। इस तरीके से बेईमानी करके अगर ये किसी के इलेक्शन को प्रभावित करते हैं तो इनकी सज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, मगर कोई सज़ा नहीं दी जाती, तो ये गलत है। और मेरे उस ट्वीट का जवाब ना तो कमिश्नर ने दिया अभी तक, ना ही इलेक्शन कमीशन ने दिया। मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज के चेहरे पे निराशा और हताशा साफ दिखाई देती है। पिछले 2 चुनावों में ऐसा नहीं था। आपकी गुंडागर्दी पकड़ी जा रही है, आपके शराब पकड़ी जा रही है, आपके पैसे पकड़े जा रहे हैं, आपके जाली वोट पकड़े जा रहे हैं, तो आपकी ये छटपटाहट स्वाभाविक है। दिल्ली अपना मन बना चुकी है। दिल्ली डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यकीन और विश्वास हो गया है और जनता का उनका भरोसा नहीं है और वो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा ही चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे और इसका पूरा दहशत डर आज अधिकारियों में है, सरकारी अधिकारियों में है, पुलिस के लोगों में डर दहशत, और डर दहशत से ये कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। हमने इस संबंध में अभी कल यहाँ के आईजी से मुलाकात किया, कल यहाँ के जो पर्यवेक्षक आए हैं दोनों उनसे बात किया, हमने प्रेस से बात किया और हमने फैक्स के द्वारा भारत चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को, मैं फैक्स के द्वारा और यहाँ कल प्रेस भी किया था, हमने सब बताया एक एक वर्बेटम।
और अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और वहां से जो तस्वीरें आई वो वाकई में अद्भुत थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और जिसकी तैयारियां पिछले काफी दिनों से चल रही थी। खुद मुख्यमंत्री योगी वहां पर पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और आज जब पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भी लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। और आप देखिए विशेष बोट के जरिए वो अरेल से पहुंचे वहां पर संगम नोज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे और काफी देर पर जब ये दोनों बड़े नेता बैठे हुए थे तो इनके बीच काफी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। और इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। जब से ये महाकुंभ की शुरुआत हुई तब से करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अभी आपने देखा कि किस तरीके से अमृत स्नान वहां पर संपन्न हुए हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो कहा जा सकता है कि वो समय ही अलग था। तमाम मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और वहां से तमाम तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आई। ये आज की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ का स्नान किया तो हवाई जहाज से वो पहुंचे, विशेष स्टीमर के द्वारा वो संगम नोज पहुंचे और त्रिवेणी स्नान किया। उनके लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से जो तस्वीरें आई कहा जा सकता है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। किसी भी तरह के वीवीआईपी प्रोटोकॉल को इस बार फॉलो नहीं किया गया। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने स्नान किया और एक हादसा इससे पहले 29 जनवरी को जिस तरीके से हुआ था और उसके बाद से आम लोगों को दिक्कतें ना हो, इसलिए बेहद स्मार्ट प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे तक यहाँ पर रहे, उन्होंने सारी चीज़ें विजिट की और संगम स्नान के दौरान मुख्य मेला क्षेत्र में ना तो ट्रैफिक बदलना पड़ा और ना ही आम लोगों को स्नान के लिए रोकना पड़ा। ये तस्वीरें आज की जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे और ये स्नान के दौरान ली गई तस्वीरें। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। तकरीबन 10 लाख कल्पवासी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, कल्पवास कर रहे हैं और इसके साथ साथ रोजाना अमूमन करोड़ों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य की डुबकी लगाते हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जिन्होंने इस बीच अमृत स्नान किया। कहा जा रहा है कि इस बार 144 वर्षों के बाद इस तरह का जो अद्भुत सहयोग है वो बना हुआ है और हर कोई वहां पर जा रहा है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और तमाम वीवीआईपीज़ ने भी आस्था की डुबकी लगाई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वो बने रहे और जो उनका पूरा गेटअप था उस पर तमाम मीडिया की नज़र बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। तो आप देखिए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा वस्त्र और हाथ में गले में रुद्राक्ष की माला और सूर्य को भी अर्घ्य दिया। और मां गंगा को इससे पहले आपने देखा कि एक रेड साड़ी, लाल साड़ी उन्होंने अर्पित की। स्नान के बाद उन्होंने भगवान सूर्य देव को भी अर्घ्य दिया, प्रार्थना की और करीब 5 मिनट तक उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, मंत्रों का जाप किया और मां गंगा को दुग्ध अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने संगम नोज पे जिस तरीके से पूजा की ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक तरफ आपने देखा कि दिल्ली में आज दिल्ली और मिल्कीपुर में चुनाव आखिरकार संपन्न हो गए। दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा और मिल्कीपुर की मिल्कियत किसके पास रहने वाली है? क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषकों का क्या है मानना? कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान और मिल्कीपुर पर किसका कब्जा? रात 8 बजे पूरी चर्चा।
और बढ़ते आगे, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बड़ी बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए थे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक और 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है और इसमें 11 अहम प्रस्तावों को पास कर दिया गया, यानी कि हरी झंडी दिखाई गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2025 और 26 की आबकारी नीति भी उत्तर प्रदेश की, जिसको मंजूरी मिली है। आबकारी विभाग के लिए दुकानों के लिए लॉटरी सिस्टम खोले गए हैं। ऑनलाइन माध्यम से निष्पक्ष जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा, आबकारी मंत्री का इसमें साफ कहना है। 11 कुल ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विभिन्न 11 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है, जो प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे देश में नंबर 1 का बनाने के लिए है। विभिन्न प्रस्तावों को पास करने के साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। तमाम मंत्री बाहर निकल गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी निकल चुके हैं। फिलहाल इस कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को पास किया गया है और जिस तरह से माना जा रहा था, कई ऐसे अहम प्रस्ताव थे जिनको आज कैबिनेट से मंजूरी देनी थी, वो आज की इस कैबिनेट बैठक में पास करा दिया गया है। चाहे वो आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर जो गन्ना मूल्य है उसको लेकर। फिलहाल जो कुछ देर के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग होगी उसमें इन सभी 11 प्रस्ताव के बारे में बताया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब कैबिनेट बैठक से बाहर निकले तो उनका ये साफ कहना था कि आज की इस बैठक में 11 प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। लगभग 1 घंटा ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में चली। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। अब तमाम जो मंत्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से ये बैठक है, ये आबकारी नीति को कोई क्या आबकारी मंत्री कल ब्रीफिंग है, मीडिया ब्रीफिंग कल है, मैं केवल इतना बता दे रहा हूँ। एक मिनट कल देखिए, मीडिया ब्रीफिंग कल है, मैं केवल इतना बता दे रहा हूँ कि इस बार आबकारी नीति में लॉटरी आ रही है और लॉटरी के माध्यम से सभी लोगों को आबकारी विभाग में आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब जो रिन्यूअल अब नहीं होगी, अब लॉटरी सिस्टम से होगा। अब लॉटरी होगी, लॉटरी सब ऑनलाइन सिस्टम से होगी। ऑनलाइन तरीके से पूरी पारदर्शिता से विभाग लॉटरी का कार्यक्रम कराएगा। आबकारी मंत्री थे जिनका कहना है जो तमाम प्रस्ताव थे वो पास कर दिए गए हैं। तमाम जो मंत्री हैं अब उनके निकलने का दौर भी शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में युवक की